हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन जून 2021 की आप लोगों के सामने है। अब इस मैगज़ीन को हम दिसंबर में पढ़ा रहे हैं, तो ये सोच करके मत पढ़िएगा कि 6 महीने बाद पढ़ा रहे हैं तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब तो प्रीलिम्स भी हो गया, ठीक है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कंसेप्ट जो है वो साइंस के आपको जानना ज़रूरी है। इन मैगज़ीन्स में कंसेप्ट ज़्यादा दिए होते हैं, करंट जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक लाइन में लिख दी जाती हैं। ओके, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो कंसेप्ट को समझिए। जैसे डायटम है, एवरग्रीन टॉपिक यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं और फैक्ट वगैरह हैं वो तो कॉमन रहने ही रहने हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पर समझो। और ये सोच करके मत देखो कि 6 महीने पुरानी मैगज़ीन है। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे पास उपलब्ध है और आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। मार्केट में भी मिल जाएगी 30 रुपये की मैगज़ीन, बट ठीक है, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं और ना चाहें तो नहीं खरीद सकते। ओके, बट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिए गए हैं, इसीलिए आपको इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपको आर्टिकल दिया गया था वो था आपका एडिटोरियल, और एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ था अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। जून में मनाया जाता है, 5 जून को, आपको पता है इतना तो। ओके, और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब इसी के सराउंडिंग ये आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है रेस्टोरिंग द इकोसिस्टम रेजुबिनेटिंग द अर्थ। तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पूरी दुनिया में इस टाइम हो रहा है और बहुत आगे तक आ चुका है ये चीज़ें। फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं, और तो 2050 तक उम्मीद है कि 90% ऑफ कोरल रीफ्स भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही साथ जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं अलग अलग एनिमल्स के, बर्ड्स के, वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी भी थ्रेटन यहाँ पर हो रही है। तो श्रिंकिंग जो हैबिटेट हैं उनकी कारण जो पैथोजेंस हैं वो भी यहाँ पर उभर के आ रहे हैं, लाइक कोरोना वायरस आप यहाँ पर देख सकते हो, और अलग अलग तरीके के उसके वेरिएंट और यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इट इज़ द फेसेट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन डेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की अगर हम बात करें तो इसकी थीम ली गई थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अपोजिट है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के। तो जब आप वृक्षों को ख़त्म कर रहे हैं, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में आप वृक्षों को लगाते हैं। ओके, नाम से ही है रिस्टोर करना। ऑलराइट, और ये जो आपका पूरा का पूरा डिकेड है 2021 से लेकर के 2030 तक का, इसको यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर ऐसे आना बनता है। ओके, तो जीएस पेपर में इससे काफ़ी अच्छा टॉपिक यहाँ पर निकल सकता है। तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या? इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इम्प्लाइज असिस्टिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, उसकी प्रोसेस में असिस्ट करना, दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड थ्रू वेरियस मेजर्स, जो कि पहले से डिग्रेड हो चुकी है, उसको यहाँ पर आपको दोबारा से रिस्टोर करना है। लाइक आप कर सकते हो रिफॉरेस्टेशन के जरिए, आप रिवर्स को क्लीन करके कर सकते हो, नेचुरल हैबिटेट्स को बचा करके कर सकते हो, इलीगल पॉइचिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, और जो हाईली डिग्रेडेड इकोसिस्टम है जहाँ पर इन चीज़ों से कोई काम नहीं होगा, वहाँ पर आप कंप्लीटली नए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना सकते हो, जिससे कि जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रिजुविनेट किया जा सके। ओके, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, सभी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं इकोसिस्टम जो आपका रेस्टोरेशन है उसके लिए, ताकि एनवायरनमेंट की जो डेटरेटिंग क्वालिटी यहाँ पर है और जो डिग्रेडिंग इकोलॉजी यहाँ पर है उसको किसी तरीके से सुधारा जा सके, उन सब के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक यू कैन सी यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। यमुना रिवर का आपको पता है कि पूरी तरीके से जो है वो पॉल्यूटेड रिवर यहाँ पर है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और सम अदर अथॉरिटीज़ साथ में मिलकर के प्रोग्राम चलाया गया, प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर साफ साफ कहा गया, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रेस्टोरेशन ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स। तो यमुना के जो फ्लड प्लेन्स थे उनको रिस्टोर किया गया, लेइंग बैरन ड्यू टू द सोडिक एसिड। तो जो सोडिक सोइल यहाँ पर थी, सोडिक सोइल जो यहाँ पर थी, उसके कारण जो यहाँ पर जो ज़मीन है वो बैरन हो गई थी, उसको यहाँ पर ठीक किया गया। ओके, आफ्टर इंटेंसिव रिस्टोरेशन, जब बहुत ज़्यादा रिस्टोरेशन कर दिया गया, मतलब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के एफर्ट्स यहाँ पर लिए गए, तो पार्क के अंदर प्लांट्स उगने शुरू हो गए, ट्रीज उगने शुरू हो गए, बर्ड्स एनिमल्स वहाँ पर आने लगे, और जैसा वो यहाँ पर 100 साल पहले हुआ करता था ऐसा ही यहाँ पर होना शुरू हो गया। ओके, ऐसा ही और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर मैनग्रोव्स काफ़ी भारी मात्रा में है। तो वहाँ पर
टू से लेकर के मैनग्रोव्स काफ़ी ज़्यादा खतरे में यहाँ पर थे। क्यों? क्योंकि फायरवुड के लिए उनको यूज़ किया जा रहा था, फोडर के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए और सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया जा रहा था। लेकिन बाद में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा 1997 में रिस्टोरेशन का प्रोग्राम यहाँ पर लिया गया और 2004 तक हमने जो है वो लगभग 520 हेक्टेयर डिग्रेडेड जो आपके मैनग्रोव्स थे उनको रिस्टोर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे ही और भी काम यहाँ पर किए गए। लाइक आप देख सकते हो कि इंडिया एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA ने साथ में मिलकर के वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन का काम किया, यानी कि रेस्टोरेशन का काम किया। और आप देखो कि रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जब यहाँ पर लिए गए तो अगले 20 सालों में अनामलाई हिल्स जो हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वहाँ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। 82% कैनोपी कवर यहाँ पर बढ़ गया, 69% ट्री डेंसिटी यहाँ पर बढ़ गई, स्पीसीज डेंसिटी भी यहाँ पर बढ़ गई। तो कुल मिला के अगर हम देखें वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2021 और UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये दोनों के दोनों हमारा जो लक्ष्य है कि पृथ्वी को डिग्रेड होने से बचाना है, उसमें हमारी मदद कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी। फिर अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं और अगला बहुत खूबसूरत आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था, फ्लोटिंग इन्वेजिव प्लांट्स। देखिए, इन्वेजिव एलियन जो स्पीसीज़ इनको यहाँ पर कहते हैं, इन्वेजिव प्लांट इनको यहाँ पर कहते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा थ्रेट पैदा करते हैं फॉर द आपके जो लोकल प्लांट्स होते हैं उनके लिए। ओके, तो जैसे में यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, तो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़, पहली बात तो इनकी डेफिनेशन देखो, इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़ या फिर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ इनको यहाँ पर कहा जाता है। ये नॉन नेटिव प्लांट होते हैं, मान लो इंडिया में नहीं पाया जाता ये, ठीक है, दैट स्प्रेड एग्रेसिवली इन देयर न्यू इकोसिस्टम। लेकिन अगर इनको कहीं पर भी, जैसे इंडिया में कोई आपका प्लांट नहीं पाया जाता, इसको बाहर से यहाँ पर लाया गया और ला करके लगा दिया, तो ये आसपास की सारी ज़मीन ख़त्म कर देगा, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ इसी का ही जो है वो इसी के ही आपकी स्पीसीज़ उगनी शुरू हो जाएंगी, लोकल जो स्पीसीज़ होगी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सीरियस थ्रेट है टू द नेटिव फ्लोरा एंड फोना लीडिंग टू शिफ्ट इन कम्युनिटी असेंबलीज। ओके, बात समझ में आई आपको? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम लाएंगे ही क्यों इंडिया में, तो लाया नहीं जाता, ये खुद ब खुद आ जाते हैं बाई ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं, तो जब हम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ आपकी एंटर कर जाती हैं एक कंट्री के अंदर। ओके, तो सच ऑर्गेनिज्म आपकी पूरी की पूरी फूड वेब को डिस्टर्ब कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या फिर आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, दोनों में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम अक्रॉस द प्लेनेट आर अंडर इमेंस थ्रेट फ्रॉम अ रेंज ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, दोनों में ही एक्वेटिक जो इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं उनका आपको खतरा देखने के लिए मिलता है। फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं जैसे, उसमें आपके पॉन्ड्स आ सकते हैं, लेक्स हैं, वहाँ पर आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप देखें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए ये बात ध्यान रखिए कि जो वाटर है उसके अंदर सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक, सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक लाइट जा सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। तो 200 मीटर की गहराई तक कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर लाइट अगर आपको पानी के अंदर पहुंचानी है तो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। लेकिन होता क्या है कि ये जो आपके इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, ये ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं सनलाइट को। ओके, क्या से मिलियंस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स रिलाई ऑन द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गी। अब एल्गी के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जो आपके इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं, लाइक आप देख सकते हो वाटर हाइसेनिथ है, वाटर लेट्यूस है, ओके, जायंट सेल्विनिया है, बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो नीचे ये सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन सब के कारण जो ये एल्गी को ख़त्म करते हैं, फिर साथ ही साथ जो है वो सनलाइट को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और नीचे का जो पूरा इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो इनको नेचुरल एनिमी भी कहा जाता है या फिर इकोलॉजिकल एनिमी भी कहा जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी देखनी है। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक बार ये बढ़े तो फिर बढ़ते ही रहेंगे। दे स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, लार्जली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्लो मूविंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पर दिखाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और फ्रेश वाटर लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वाटर बीनीथ देम।
तो जो वाटर जहाँ पर ये उगे हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं जब आप फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पा रहे हो। लिखा हुआ है ना सब सब, इट प्रिवेंट्स फोटोसिंथेसिस फॉर द सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो जो प्लांट्स जिनको फोटोसिंथेसिस पे रहना चाहिए, लाइक कैल्प फॉरेस्ट हो सकते हैं या फिर कुछ कोरल्स हो सकती हैं जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर उगी हुई होती हैं, ओके, उन सभी को यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बीओडी भी यहाँ पर गिर जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी यहाँ पर बढ़ जाती है, ओके। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। द aquatic invasive plant cover more and more of the surface of an increasing rate and finally cover all of it। तो धीरे धीरे ये पूरे जो आपका एक्वाटिक सिस्टम है उस पर कवर कर लेते हैं। इन इंडिया वाटर हाइसेनिथ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। वाटर हाइसेनिथ जो है वो एक तरीके की इन्वेजिव स्पीसीज़ है। 1996 में इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था और एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट बाय AJC बॉस बॉटेनिकल गार्डन, जो कि हौरा वेस्ट बंगाल के अंदर है, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद से आप यहाँ पर देखें इनका जो इवेपो ट्रांसपोरेशन रेट है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इनका जो इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट है वाटर हाइसेनिथ का, ये 48% हाइयर है देन द फ्री वाटर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडी, ओके। अगर एक वाटर की बॉडी है, मान लो पॉन्ड है, वहाँ से जितना आपका इवेपोरेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन आपका वाटर हाइसेनिथ के द्वारा होता है, तो वाटर कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है, ओके। फिर मैंने आपको बताया कि इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़ जो हैं वो थ्रेट भी पैदा करती हैं। और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पिसीकल्चर है, इरिगेशन स्कीम है, ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर्म ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीज़ वेक्टर, इन सब के लिए भी आपका ये काम करती है। तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए थ्रेट हैं ये, ट्रांसपोर्ट स्कीम्स हैं उनके लिए हैं, इरिगेशन स्कीम उनके लिए थ्रेट यहाँ पर ये है। Such invasive species can only be prevented by removing the floaters out of the initial stage by manual control। तो आपको इनको मैनुअल तरीके से यहाँ पर हटाना पड़ेगा। जैसे ही आपने देखा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर सक्सेशन कर सकती है, ये जो आपकी नई स्पीसीज़ है ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, उसको तभी उसी तरीके से वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए बाय द यूज़ ऑफ केमिकल, हर्बिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट, ETC, ओके। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आगे आर्टिकल है ग्लोइंग स्नेल फिश, और इस आर्टिकल के अंदर में देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ओके। जैसे देखिए एक टर्म निकल करके आती है, इस टर्म का नाम है बायोफ्लोरेसेंस, ओके। ये जो पहले नंबर पर टर्म लिखी हुई है बायोफ्लोरेसेंस, इसको यहाँ पर कहा जाता है। और ये इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो कि हाई एनर्जी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट कलर में उनको इमिट करते हैं, जैसे जुगनू वगैरह आपने यहाँ पर देखे होंगे, इसी तरीके के जो एनिमल्स जो कि लाइट को यहाँ पर आपका इमिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको इमिट करते हैं। तो वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो ये फिनोमिना है लाइट को इमिट करने का और एब्जॉर्ब करने का, इसको बायोफ्लोरेसेंस कहा जाता है, ओके। अब देखो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन में क्या है कि दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा मात्रा में लाइट अवेलेबल नहीं होती कि उसको बाद में इमिट कर सकें। इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्कटिक रीजन के अंदर डे छोटे हैं और जो नाइट है वो बड़ी हैं। इट इज़ रेयर विटनेस दैट इट इज़ रेयर टू विटनेस द बायोफ्लोरेसेंस फिनोमिना इन द आर्कटिक वाटर स्पीसीज। तो आर्कटिक वाटर की स्पीसीज़ में ये चीज़ें हमें देखने के लिए कम मिलती हैं, ये बात साफ साफ लिखी हुई है। तो याद रखना कि आर्कटिक के अंदर जो बायोफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर ऑर्गेनिज्म में कम पाई जाती हैं, ओके। और जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, ओके। ऐसी लेकिन दो स्पीसीज़ यहाँ पर नई देखने के लिए मिली हैं, दो नई आर्कटिक स्पीसीज़ देखने के लिए मिली हैं जिनका नाम आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर उन्हीं की इमेज यहाँ पर दी गई थी, ओके। ये ऐसे हैं जिनमें बायोफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है इन द आर्कटिक रीजन ऑल्सो, ओके, बट जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें क्वाइट रेयर हैं, बहुत मतलब आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती, बट आपको इस प्रॉपर्टी को जानना था कि क्या होता है बायोफ्लोरेसेंस। तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखी और इतना आपको यहाँ से पढ़ना था। उसके बाद आगे चलते हैं और लिखा हुआ है डंग बीटल डंग DNA टू असेस बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पर एक टर्म निकल के आई जिसका नाम है EDNA, या फिर इसको एनवायरमेंटल DNA भी कहा जाता है। एनवायरमेंटल DNA जो है वो पॉइंट है, याद रखना, ये डायरेक्टली आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ओके। तो एनवायरनमेंट से हम इसको डायरेक्टली आइसोलेट करते हैं और जीव के शरीर में से इसको हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। जनरली अगर आप देखें तो DNA को आपको पाने के लिए जीव का कुछ हिस्सा या फिर कुछ पार्ट यहाँ पर चाहिए होता है,
वो यहाँ पर नहीं होता, ये डायरेक्टली आइसोलेट किए जाते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर, या फिर आप अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर निकाल करके लाते हो। ओके, तो ये आपकी मोस्ट पॉपुलर इकोसिस्टम मॉनिटरिंग टूल के रूप में यहाँ पर निकल करके आया है फॉर असेसिंग बायोडाइवर्सिटी ओइंग टू इट्स लो कॉस्ट एंड हाई यील्ड। तो इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर कम होती है और नतीजे भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलते हैं। सच eDNA based meta जीनोमिक स्टडीज़ हैव प्रोवाइडेड एक्सीलेंट रिजल्ट। तो इसके रिजल्ट्स भी आपको एक्सीलेंट देखने के लिए मिले हैं इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वेयर द सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ eDNA हैज़ बीन एबल टू आइडेंटिफाई नोबल माइक्रोब्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है however for assessing the vertebrate biodiversity there has been a greater use of इनवर्टिब्रेट ड्राइव डीएनए और iDNA। हम क्या करते हैं, अभी तक डाइवर्सिटी को देखने के लिए हम iDNA का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी बात हो रही है eDNA को यूज़ करने की, एनवायरमेंटल डीएनए को यूज़ करने की। ओके, तो जो आपके एनिमल्स हैं उनके जो फीकस होता है उसमें जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है हम उसकी मदद से आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर जो मापने की कोशिश करते हैं उसको eDNA के ज़रिए यहाँ पर किया जाता है। ओके, इन विच DNA ऑफ द एनिमल फीडिंग इंटरवर्टेड सीक्वेंस। तो iDNA के अंदर अगर आप देखें तो इनवर्टिब्रेट्स का जो DNA है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और अभी तक वर्टिब्रेट के लिए भी इसी को ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर दूसरी टेक्निकल निकल के आई eDNA उसको यहाँ पर कहते हैं। इट वॉज फाउंड दैट DNA प्रेजेंट इन द एनिमल फीकस रिमेन्स इन द गट ऑफ डंग बीटल फॉर अराउंड 48 आवर्स। तो हम उस 48 आवर्स के अंदर में डंग बीटल के अंदर से उस DNA को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कैन स्टिल बी रिमूव फ्रॉम एम्पलीफिकेशन एंड सिक्वेंसिंग, फिर उसकी आप सिक्वेंसिंग कर सकते हो और ये सब काम कर सकते हो। देखिए कोई आप देखें तो क्वेश्चन निकलने के चांसेस कम है, बट iDNA eDNA पूछ सकता है। लिखा हुआ है iDNA एंड eDNA यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ वर्टिब्रेट एंड इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। ओके, तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। आप एक बार सर्च मार के देखिए कि iDNA और eDNA में क्या डिफरेंस होता है। ओके, एक बार आप इस चीज़ को सर्च मार के देखिए और इसके ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद IIT मद्रास और यूके के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक पेपर बेस्ड सेंसर जो कि डिटेक्ट कर सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग पोल्यूटेंट्स को। कहने का मतलब ये है, एक होती है टर्म AMR जिसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यहाँ पर ले लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो आपके शरीर में जो पैथोजेंस यहाँ पर मौजूद हैं वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके, तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो चीज़ें आपको वाटर बॉडीज़ के अंदर भी देखने के लिए मिल सकती हैं, विच इंड्यूस्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन वाटर बॉडीज़। ये आपका एंटी माइक्रोबियल जो पॉल्यूटेंट हैं उनको भी यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। जो पेपर बेस्ड सेंसर यहाँ पर इन लोगों ने तैयार किया है, इसके ज़रिए वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटी माइक्रोबियल जो पॉल्यूटेंट हैं उनको आपका डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें तैयार की गई हैं। द साइंटिफिक कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड ये फोकस कर रही है कि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है विच कुड पॉसिबली बिकम अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ क्राइसिस। तो इसके ज़रिए आप देखिए एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है अल्टीमेटली, अगर आप देखें, मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेटली, ये दवाइयाँ आपके शरीर पर असर नहीं करती, इसको आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी मेडिसिन हैं वो आपके शरीर पर असर नहीं करती हैं। वाटर बॉडीज़ आर मेजर सोर्स फॉर द डिसेमिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ AMR। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाटर बॉडीज़ के कारण फैलता है, ये मेजर सोर्स है जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस यहाँ पर बन करके उभरा है। ओके, तो इतना याद रखो, सेंसर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। द सेंसर कैन बी यूज्ड इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड सेफ्टी एनालिसिस एंड हेल्थ केयर मॉनिटरिंग। इन सभी में यूज़ किया जा सकता है इस सेंसर को, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमें देखना है। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखो। फिर बात करते हैं आगे, और हम अब फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ग्रीनिंग द मैथेरन फुटहिल्स। ओके, तो मैंने आपको बताया कि 5 जून 2021 वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे यहाँ पर बनाया गया, और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन UN डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पूरा दशक में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, ये जो आपकी टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है मैथेरन फुटहिल्स, ये कहाँ पर है। ओके,
महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है, क्रिकेट के बहुत लीजेंड है, मीडिएवल हिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि सह्याद्री जो कोई वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं, फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी अच्छा है। ओके, साथ ही सतपुड़ा, ग्रासलैंड ऑन दक्कन प्लेटू एंड रिच कोस्टल इकोसिस्टम भी महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पर मिल जाएगा। एक और चीज़ निकल के आई जिसका नाम है आपका मैथेरन, नाम लिखा हुआ है MATHERAN। ओके, ये चीज़ निकल गया। ये एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, और अगर आप यहाँ पर देखें तो मैथेरन का मतलब यहाँ पर होता है द फॉरेस्ट ऑन द टॉप। द फॉरेस्ट ऑन द टॉप इन मराठी इसको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, इसके नाम से ही स्पष्ट है द फॉरेस्ट ऑन द टॉप, क्योंकि एक हिल स्टेशन है। मैथेरन कंट्री कंटिन्यूज टू बी डिसेंटली फॉरेस्ट ऑन द टॉप। तो ये बट द फुटहिल्स हैव बीन लार्जली डिग्रेडेड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड फायर। तो ये एक तरीके से आप यहाँ पर देखें कि इसका मतलब है फॉरेस्ट ऑन द टॉप, बिकॉज नीचे का जो सिस्टम है, फुटहिल्स का जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से डिग्रेड यहाँ पर होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फायर्स। ओके, तो ये चीज़ें हमें जाननी है। अब इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, हमें कुछ फैक्ट यहाँ पर निकाल करके लाने हैं। जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है कि महाराष्ट्र जो है वो आपका 5वें नंबर पर आता है कंट्री के अंदर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स में। ओके, तो ऐसे सब पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर और चीज़ें जानने की कोशिश करो। तो ये आपको नहीं पढ़ना यहाँ पर कि लोकल विलेजेस ने क्या किया, ये भी नहीं पढ़ना और ये भी नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर किया इन्होंने ये सब रिस्टोर करने का काम इसको। तो इन्होंने यूज़ किया वीड किलर का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वीड का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम फायर। फायर से फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वीड का यूज़ कर सकते हो। वीड के अंदर आ जाती हैं बहुत सारी, लेकिन स्पेशली जो वीडीसाइड है वो है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि ये कार्सिनोजेनिक है और इसीलिए ये दिक्कत पैदा कर सकता है। ओके, दूसरा जो इन्होंने काम किया, इन्होंने लाइव फेंसेस तैयार की और लाइव कंटूर जो बंडिंग है वो यहाँ पर की। ठीक है, तो कंटूर बंडिंग का काम भी यहाँ पर किया। आप देख सकते हो कि लाइव फेंसेस यहाँ पर इन्होंने लगानी शुरू की। लाइव फेंसेस का मतलब है ट्री की जो फेंस है वो बनानी है, आपको तार नहीं लगाने। ठीक है, फिर आप देखो कि यूज़ किया इन्होंने 3 लेयर्ड प्लास्टिक कवर। तो जो आपकी कह सकते हैं कि जो प्लांटेड यहाँ पर इन्होंने किया, जो छोटे छोटे पौधे लगाए रिस्टोरेशन के लिए, उनको उनको फायर से बचाने के लिए, समर की गर्म हवाओं से बचाने के लिए उनको 3 लेयर की प्लास्टिक कवर से यहाँ पर ढक दिया। ओके, इसको 3 लेयर की प्लास्टिक कवर से ढक दिया, जिसको SVT स्लीव्स कहा जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये SVT स्लीव्स के ज़रिए इनको यहाँ पर ढका गया ताकि इनका जो इन पर है वो गर्मी का प्रभाव यहाँ पर ना पड़े। ओके, लाइव फेंसेस के अंदर आप यहाँ पर क्या उगा सकते हो, आप कैक्टस उगा सकते हो, आप और भी पौधे आते हैं लाइक इंडियन डेट है, यहाँ पर आप इसको भी उगा सकते हो, क्योंकि आपको इसको रक्षा भी करनी होगी ताकि तो नेचुरल तरीके से ही करो। ठीक है, तो लाइव तरीके से करो, तो इसीलिए यहाँ पर लाइव फेंस का वर्ड यहाँ पर निकल करके आया। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है सेविंग द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर से भी हमें यहाँ पर फैक्ट निकाल करके लाने हैं। रिसेंट पीसीज ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट द रिवर ऑफ पंजाब, आपको पता है 5 नदियों से मिलकर बना है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, और ये जो हैं ईस्ट वर्ड फ्लो करती हैं इनटू द गंगाज एंड इनटू द गंगाज 5 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, तो 5 मिलियन साल पहले की अगर हम बात करें तो ये पांचों नदियां जो हैं वो गंगा में मिलती थी। लेकिन फिर एक मेजर टेक्टोनिक ड्रिफ्ट यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं एक मेजर टेक्टोनिक ड्रिफ्ट यहाँ पर आया जो कि 5 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था, जिसकी वजह से इन रिवर्स का जो है, जो पांचों रिवर्स हैं, इनका शिफ्ट जो है वो वेस्टवर्ड यहाँ पर हो गया, और गंगा रिवर का शिफ्ट जो है वो ईस्टवर्ड यहाँ पर हो गया, और ये जो चीज़ है ये अरावली यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ के जरिए यहाँ पर ये है ऑल द 5 रिवर्स अलॉन्ग विद द मेन इंडस रिवर, मेन रिवर तो इंडस ही है। ओके, ये रिवर्स ट्रांजिशनल हैं, मैनेजमेंट ऑफ दीज रिवर्स इज गवर्न अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960s में साइन हुई थी। ऊपर की 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान के एरिया में आ जाती हैं और नीचे की 3 रिवर अपने एरिया में आ जाती हैं। ठीक है, अंडर दिस एग्रीमेंट कंट्रोल ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स सतलज, व्यास एंड रावी, इन तीनों का जो है वो हमारे पास में है। ठीक है, इन तीनों का जो अधिकार है वो हमारे पास में है। वाइल दैट ऑफ द 3 रिवर झेलम, चेनाब एंड इंडस, इनका पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर जो है वो इनको दे दिया गया है। द इंडियन पार्ट ऑफ द इंडस वैली ऑलमोस्ट एंटायरली इनकम्पास द प्लेन ऑफ पंजाब, और इसी वजह से नाम पंजाब यहाँ पर पड़ा। इसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके,
उसके बाद आगे चलें और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ऑल्दो हिस्टोरिकली, कल्चरली, इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, द करंट स्टेट ऑफ दीज 5 रिवर्स जो है ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो सतलज रिवर के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो पॉल्यूशन तो हर रिवर के अंदर है, लेकिन हम बात इस समय पंजाब की कर रहे हैं। द इकोनॉमी ऑफ पंजाब पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर के लिए पानी आता है वो इन 5 रिवर से ही यहाँ पर आता है। बट आप देखो कि एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड का जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र है, तो जितना यूज़ हुआ उतना यूज़ हो गया, बाकी का जो बह करके जिसको कहते हैं लीचिंग, और वो यहाँ पर बह करके आपका वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाता है, और फिर आप पता है बायो एक्युमुलेशन और मैग्नीफिकेशन के ज़रिए फूड चेन में एंटर करके हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो रिवर पॉल्यूशन का कारण हो गया। उसके अलावा आप देखो कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक सीवेज हैं या फिर टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, उन सब के कारण भी रिवर्स के अंदर जो है वो भारी मात्रा में गंदगी, जो वेस्ट कह सकते हैं हम, यहाँ पर जा रहा है। ओके, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो डिसफंक्शन है, वो काम नहीं कर रहे ढंग से। ओके, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मई 2018 में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ डेड फिश यहाँ पर स्पॉट की गई ब्यास रिवर के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का रन ऑफ वहाँ पर जा रहा है। फिर एंडेंजर्ड जो आपकी इंडस रिवर डॉल्फिन है, जिसकी संख्या बहुत ही कम बची है, लाइक 1800 के करीब इंडिविजुअल्स यहाँ पर बचे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर ख़त्म होती चली जा रही है। हरिके एक बहुत ही फेमस वेटलैंड है जो कि सतलज और व्यास के कन्फ्लुएंस पर है, वहाँ पर भी जो वेटलैंड है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता चला जा रहा है और उसके रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। सरसा रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है सतलज की, ये भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो इफ्लुएंट है वो यहाँ पर जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हिमाचल प्रदेश की हैं, वहाँ से इसके अंदर फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्सटाइल फर्म्स हैं, उनके ज़रिए यहाँ पर और जो वेस्ट है वो जाता है। बुद्धा नाला यहाँ पर लिखा हुआ है, सतलज रिवर में लगातार ये इस नाले के ज़रिए जो है वो चीज़ें बहती हैं, और जब इन वाटर को यहाँ पर लोग पीते हैं तो फिर आपके जो कैंसर है वो होने की संभावना रहती है। और आपको पता है कि पंजाब जो है उसमें कैंसर की कितनी ज़्यादा समस्या यहाँ पर है। कैंसर ट्रेन्स चलती हैं और कैंसर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलरली नोन एज द कैंसर बेल्ट रीजन। ओके, क्योंकि कैंसर के केसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इफ्लुएंट जो कि आपका रिवर्स के अंदर यहाँ पर जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। उसके साथ साथ इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सैंड माइनिंग भी यहाँ पर हो रही है बाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ओकर्स थ्रू आउट दीज रिवर्स। दी इज इन रिवर्स में आपकी सैंड माइनिंग भी यहाँ पर होती है, जिसके कारण जो है वो सॉइल का इरोजन यहाँ पर होता है, वाटर टेबल लो हो जाती है, ट्रिब्यूटरी सूख जाती हैं, सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। तो सैंड माइनिंग जो है वो आपकी बहुत समय से हो रही है, और इसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हुई है। इसको कहते हैं हेड कटिंग। ओके, तो हेड कटिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक रिवर का पाथ है तो इसके जो आपके किनारे हैं वो यहाँ पर कटने शुरू हो जाते हैं जब आप सैंड माइनिंग यहाँ पर करते हो। तो सैंड माइनिंग का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। एक प्रॉब्लम और निकल के आई जिसका नाम है ग्लेशियर रिट्रीट। आप देखो कि जितनी भी रिवर हिमालय से निकलती हैं वो उन सब का सोर्स क्या है? ग्लेशियर है। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघल रहे हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्लेशियर रिट्रीट। तो जब मैं बात करूँ ग्लेशियर रिट्रीट की तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, 2/3 ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से रिट्रीट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पर पिघल रहे हैं, और जिनकी वजह से जो आपका रिवर है उनका लेवल भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो सी लेवल राइज वाला कंसेप्ट जो है वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो। फिर बात आती है सेविंग द रिवर। तो सेविंग द रिवर की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें पोल्यूशन को किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। और जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई कि एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है वो लीचिंग होकर के आपका यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कर सकता है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। हमें लिमिटेड मात्रा में ग्राउंड वाटर को यूज़ करना है, हमें लिमिटेड वाटर में फर्टिलाइज़र को यूज़ यहाँ पर करना है। ओके, म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करें तो म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेशन की बात हम वहाँ पर करते हैं। वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ पर जो है वो सख्त से सख्त कानून यहाँ पर होने चाहिए कि भाई आप जो है वो किसी भी तरीके से जो वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज़ में नहीं जाने दोगे। म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमें यहाँ पर लगाने चाहिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए। सिर्फ लगाने से काम नहीं होगा, उनका इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए रेगुलर तौर पर। ओके, तो ये काम होना चाहिए।
सम ऑफ द हाई पॉल्यूटिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। लेबोरेटरी का एनालिसिस होना चाहिए कि लोग जो है वो वेस्ट को कम करने के लिए कुछ कर रही हैं, कंट्री वो इंडस्ट्रीज़ कुछ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल एफोलेंट जो कि डिस्चार्ज होने वाला हो उससे पहले ही आप उसकी जांच कर लें कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो कि अनट्रीटेड जो एफ्लुएंट है उसका डिस्चार्ज और प्रोसेस उसको ओवरसी करना चाहिए और नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल भी। उसके बाद लिखा हुआ है कि द ओनली वायबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज बाय सेपरेटिंग क्लीनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग रखो, इंडस्ट्रीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग रखो, ओके। Instead, the government should insist on separate firms for effluent treatment so that the productive business competition between contrasting firms will lead to a race of innovation। तो अलग अलग जो आपके ऐसे रूल्स बनाओ, गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि ऐसे रूल्स बनाइए जिनके ज़रिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में ही नए नए इनोवेटिव और इफ़िशिएंट तरीके लेकर के आएँ ट्रीटमेंट करने के वेस्ट को, ओके। तो ये सब आपको वहाँ पर करना है और उनको ऐसी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। हमने बड़े बड़े जो देश हैं लाइक जिनमें टेक्नोलॉजी अच्छी है, जापान है, यूरोप है, उन सभी देशों से यहाँ पर टाई अप किया हुआ है और जो उनकी स्पेशल इफ्लुएंट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पर आप अपना सकते हो इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और पूरे इंडिया में अपनाने की ज़रूरत है, फिलहाल तो पूरे वर्ल्ड में अपनाने की ज़रूरत है। इन एडिशन स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो यहाँ पर हमारे पास हैं वो क्या कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड विंग को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसको कहेंगे एनवायरमेंटल फोरेंसिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल फोरेंसिक को हम यहाँ पर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं जो कि डिटेक्शन करेगा ड्रेनेज जो कि रिलीज होने वाला है इंडस्ट्री से, ओके। तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके, एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक मेथड और एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का यूज़ करके फोरेंसिक साइंस वो एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को देखेंगे, ओके। एज ऑफ दिस राइटिंग जब हम इस आर्टिकल को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स जैसी कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है, ना ही बायो मॉनिटरिंग जैसी कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर यहाँ पर है, ओके। दूसरी अप्रोच हम यहाँ पर अपना सकते हैं, पहली तो ये हो गई कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरी अप्रोच ये हो गई कि हम जो है वो रेजुबिनेशन कर सकते हैं। रिवर रेजुबिनेशन इसको यहाँ पर कहा जाता है, रिवर रेजुबिनेशन इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें आप समझते हैं कि निर्मल गंगा जैसे जो प्रोग्राम है, नमामि गंगे योजना जैसे, वो सब प्रोग्राम्स इसके अंदर आ जाते हैं। रिवर क्लीनअप और जैसे जो प्रोग्राम है, लेकिन देखिए रिवर क्लीनअप जो प्रोग्राम है वो एक कह सकते हैं कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आपने रिवर को क्लीन कर दिया वो तो फिर वैसे ही हो जाएगी, ओके। तो ये बस एक टेम्प्ररी प्रोग्राम है, टेम्प्ररी रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट है फ्रॉम द रिवर। मैकेनिकल तरीके से करो, केमिकल तरीके से करो, बायोलॉजिकल तरीके से करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो आपको इसके ज़रिए कोई और वायबल सॉल्यूशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा। नन ऑफ दीज अप्रोचेज कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पॉल्यूशन। ये सारी जो ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई ये पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए सही नहीं है। मैकेनिकल क्लीनिंग जो है वो आपकी इन्वॉल्व करती है द रिमूवल ऑफ विजिबल पॉल्यूटेंट, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग प्लास्टिक लीटर है। बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हम बायो रेमिडिएशन करते हैं। बायो रेमिडिएशन का मतलब ये होता है कि माइक्रोब्स का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, ओके। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। बायो रेमिडिएशन की ऑर्गेनिजम्स एम्प्लॉय किए जाते हैं रिवर के अंदर कि पॉल्यूटिंग जो सब्सटेंस है उनको रिमूव किया जाए। सेवरल एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं आर नोन टू एक्यूमुलेट द पॉल्यूटेंट जो कि हैवी मेटल को वाटर से अलग कर देती हैं। इनको यहाँ पर कहा जाता है हाइपर एक्यूमुलेटर्स, ओके। इसके अंदर में आपके आ जाते हैं वाटर हाइसेनिथ है जैसे, और लोटस है, फर्न है, वाटर लेट्यूस है, डकवीड है। ये सारी कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि हैवी मेटल को वाटर से अलग कर सकती हैं, ओके। फिर यहाँ पर आप देखो कि लार्जली कंसिडर्ड एज एन ऑबनॉक्सियस वीड। अभी हमने पढ़ा कि वाटर हाइसेनिथ जो है वो इन्वेजिव स्पीसीज़ है, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा भी है कि ये हैवी मेटल को वाटर से अलग कर सकती है। लार्जली कंसिडर्ड एज एन ऑबनॉक्सियस वीड, वाटर हाइसेनिथ फॉर्म्स द प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द हरिका वेटलैंड। तो हरिके वेटलैंड के अंदर आपकी भारी मात्रा में वाटर हाइसेनिथ भी यहाँ पर पाई जाती है
और हरी के वेटलैंड अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये रामसर साइट है पंजाब की, और इसके अंदर हरी वाटर हाइसेनिक जो है वो 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, लेकिन अब ये धीरे धीरे इन्वेजिव प्लांट यहाँ पर बन गया है, बट विद अ पॉजिटिव ट्विस्ट, यानी कि ये हैवी मेटल्स जो है उनको एब्जॉर्व कर लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि वाटर हाइसेनिक एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, पॉजिटिव ट्विस्ट भी हैं, जैसे ये हैवी मेटल लाइक ऑर्सेनिक, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, कैडमियम, लेड, सिल्वर, इन सबको वाटर से एब्जॉर्ब कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो टू द लेसर एक्सटेंट कंटेमिनेटेड सॉइल इन द राइपेरियन जोन एज वेल एज रिवर एस्केप, जो कि लैंडस्केप ऑफ द रिवर होंगे, इनको क्लियर किया जाता है बाई फॉरेस्टेशन इन्वॉल्विंग बायो एक्यूमुलेटर प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं जिनको बायो एक्यूमुलेटर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, उन प्लांट्स का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगर एक बार आप इनको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैनी रिवर्स अक्रॉस द कंट्री जिनके राइपेरियन जोन यहाँ पर लॉस्ट हो गए हैं, उनको ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कंक्रीटाइजेशन उनका कर दिया गया है, राइपेरियन जोन को ख़त्म कर दिया गया है। राइपेरियन जोन्स होते क्या हैं? राइपेरियन जोन्स आर द बफर जोन्स बिटवीन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड ऑल्सो होस्ट अ वाइड रेंज ऑफ एक्वेटिक बायोटा रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रो इन्वर्टिब्रेट टू बर्ड्स। तो आप देख सकते हो कि राइपेरियन जोन्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का बफर जोन हो यहाँ पर होता है। ओके, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कंक्रीटाइजेशन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये लॉस्ट हो रहे हैं। ओके, कुल मिला के अगर हम देखें, पांचों रिवर पंजाब की ज़रूरी हैं, आपको इन सबको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आर्टिकल हमें नहीं पढ़ना है, कोविड-19 द ओरल सॉल्यूशन के नाम से। तो अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलर वर्ड का मतलब ही होता है कि जो आपका वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेस्ट को आपको वेल्थ में कन्वर्ट करना है, उसके ज़रिए आपको रिसाइकिल करना है, उसको रीमैन्युफैक्चर करना है, रीफर्बिश करना है या फिर रीयूज़ करना है। ओके, तो ये सब काम इसके अंदर में होते हैं। आर जितने भी हैं वो सब सर्कुलर इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए होते हैं। कैन इंडिया एस्टेब्लिश अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी बाई 2050? क्या 2050 तक इंडिया सर्कुलर बायो इकोनॉमी को हासिल कर सकता है? तो हम इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाया गया है, या फिर मैं कह सकता हूँ डायग्राम दिखाया गया है, वो इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरीके से सर्कुलर बायो इकोनॉमी जो है वो वर्क करती है। जैसे एनर्जी एंड इनपुट अपने यहाँ पर दिया, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूज़ होगा, डिस्पोजल होगा, वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा। तो कुछ मात्रा में तो वेस्ट 100% जनरेट होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले भी जब डिस्पोजल या यूज़ करने के बाद आपने उसको वेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, उससे पहले ही आप उसको रीयूज़ कीजिए, रीमैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या फिर उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल वर्क करता है। ओके, तो जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, तब हम बात करते हैं रीयूज़ की, रिपेयर की, रीफर्बिशमेंट की, रीमैन्युफैक्चरिंग की, रिक्लेमेशन की, रिनोवेशन की, रेजिलियंस की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ओके, रेमिडिएशन की, रिप्लेनिशमेंट की, रेवरेंस की। तो जितने भी आर हैं वो सारे के सारे सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है, और रिसाइकलिंग तो आपको भूलना ही नहीं है। ओके, तो कुल मिला के वेस्ट को रिड्यूस करना है, वेस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना है, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको कम करना है, क्योंकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है यूनाइटेड नेशंस का 2030 तक जो पूरे करने हैं, उसके अंदर एक आपका ये गोल नंबर 12 यहाँ पर कहता है कि रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए और प्रोडक्शन भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बायो इकोनॉमी की। बायो इकोनॉमी को आप बायो बेस्ड इकोनॉमी भी कह सकते हो। तो ये चीज़ डिफाइन की गई है टॉकिंग अबाउट रिकोर्स टू फॉरेस्ट, सीज एंड फील्ड्स फॉर रिसोर्सेज। तो रिसोर्स के रूप में अगर आप बेसिकली बायो कंपोनेंट्स का यूज़ करते हो, लाइक फॉरेस्ट है, सीज हैं, फील्ड्स हैं, इनका यूज़ करते हो, और देयर बाय ग्रेजुअली लेसन डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर आप डिपेंडेंसी कम कर देते हो, लाइक कोल वगैरह या फिर फॉसिल फ्यूल वगैरह है। ओके, तो इस तरह की जो इकोनॉमी है आपकी बायो इकोनॉमी कहलाती है। एक सर्कुलर बायो इकोनॉमी would there be intuitively be one waste stream or side stream from the processing of renewable bioresources in a bioeconomy are looped back. Okay, तो ये टर्म ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो एक साइन है ये एक लूप्ड का ही साइन है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो रीयूज़ रीमैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ये भी एक लूप क्रिएट करता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जितना वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ उसको वापस लूप किया जाता है इनटू द टेक्नो स्फीयर। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो, और जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। एक सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर इन जनरली बहुत रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। ओके, बिना देखो
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको उससे पहले CO2 प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी। ओके, बट वो कितनी कर रहे हो, उसका फुटप्रिंट क्या है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। ए फुल फ्लैश बायो सर्कुलर बायो इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज पर फोकस करती है। और फुल फ्लैश का मतलब ये है कि 100% सर्कुलर बायो इकोनॉमी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। ओके, तो इज़ अट्रैक्टिव फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सर्कुलर इकोनॉमी और बायो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मे बी कंसिडर टू बी द सबसेट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ये दोनों चीज़ें ग्रीन इकोनॉमी का पार्ट बन जाती हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें या बायो इकोनॉमी की बात करें, ग्रीन इकोनॉमी किस लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट को लाभ पहुंचाने वाली हैं। ओके, ये टर्म्स जो हैं 2012 में कॉइन की गई थी, और ये जो टर्म्स हैं वो सोशल इक्विटी और वेल बीइंग की तरफ को यहाँ पर फोकस करती हैं, विद एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो दीज कंसेप्ट या पैराडिज्म्स हैव नाउ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। तो ये सब चीज़ें पॉपुलर हैं, और इंडिया में भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च देखने के लिए मिल रही है। ओके, देखने के लिए मिलेगा कि एग्रीकल्चर या एग्रो फूड है, और उसके साथ साथ आपका फॉरेस्ट्री है, उसके साथ आपकी फिशरीज़, एक्वाकल्चर, एल्गा कल्चर जैसी जो चीज़ें हैं, या फिर म्यूनिसिपल और सॉलिड वेस्ट है, वहाँ सब में हम सर्कुलर इकोनॉमी का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के अंदर, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसकी ओपन बर्निंग की जाती है, जिससे आपको पता है NCR रीजन में विंटर के सीज़न में आपकी जो कितनी भारी मात्रा में पॉल्यूशन वहाँ पर हो जाता है। ओके, तो स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर उसको सोल्व किया जा सकता है। तो जो वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जब हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो हम लूप बनाने की बात कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ऐसा ही सेम आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जो कि लिग्नोसेल्यूलोज वेस्ट हैं, ओके, लिग्नोसेल्यूलोज वेस्ट हैं, उन सभी को भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ऑलराइट, दूसरी चीज़ फॉरेस्ट्री वगैरह है, जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। अब पेपर एंड पल्प के बीच में ऐसा तो है ही कि 100% वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, तो उस वेस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं बायोकेमिकल्स को बनाने के लिए, बायो फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के लिए, बायोपॉलीमर्स को बनाने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो। ओके, फिशरीज़ है, एक्वाकल्चर है, इन सभी के अंदर में हमारी जो चीज़ें हैं वो काम में आती हैं। हम सर्कुलर इकोनॉमी का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एल्गी की, तो एल्गी आपको पता है कि जो एक्वाकल्चर के सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सी वीड की कल्टीवेशन करते हैं। सी वीड की कल्टीवेशन जब हम यहाँ पर करते हैं, तो सी वीड का जो एक फेमस यूज़ है वो बायोफ्यूल बनाने के लिए है। सी वीड से बायोफ्यूल बनाए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो एल्गीज होते हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि फोटोसिंथेसिस होते हैं, इसीलिए ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी वर्क करते हैं। ओके, तो इसीलिए इनका अपना इम्पोर्टेंस है, और यहाँ से भी हमें जो है वो वेस्ट को कम करना होगा फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के जरिए। फिर बात आ जाती है ह्यूमन मेड, जैसे कि म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, और तो दिस इज़ इमेंस पोटेंशियल कि हम इससे बायोमीथेन जनरेट कर सकते हैं, बायो हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल वेस्ट और फूड वेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है इंडिया के अंदर उससे, और हम वहाँ पर बर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ओके, लेकिन बर्मी कंपोस्ट के साथ एक चीज़ ये दिक्कत भी है कि जब आप वर्मी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, while vermicompost has been posited as a effective economical and environmental friendly approach when the purpose is simply to produce rich organic fertilizer। देखिए, जब आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए होगा तब आप इस वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लोगे, अदरवाइज आप इसको बायोमीथेन और बायो हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इतनी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखें। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर दिया गया था चेकिंग रिवर साइड इरोजन नेचुरली। कुछ खास तरीके से आर्टिकल नहीं दिया गया था, हालांकि दो एक डायग्राम दिए गए थे, बट मुझे नहीं लगता कि ये उस तरीके से समझने की चीज़ थी जिस तरीके से आर्टिकल के अंदर दिया गया था। तो बहुत सारी स्पीसीज़ दी गई थी, कुछ इन्वेजिव स्पीसीज़ थी, कुछ ऐसी वाटर हाइसेनेट जैसी स्पीसीज़ यहाँ पर दी गई थी, उनके बारे में डिफाइन किया गया था, इतना डिटेल में नहीं जाना। फिर आपका आ जाता है मेडिकल प्लास्टिक डेंजरस बट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि केमिकल जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में यहाँ पर होते हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कोज करते हैं, लाइक चिल्ड्रंस के अंदर सेक्सुअल मैचुरेशन है, ओके, डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, एंड इवन कैंसर ड्यू टू द लो लेवल एक्सपोजर ऑफ मैनी ईयर्स। ओके, तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर में स्पेशली दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो माइक्रो प्लास्टिक आ जाती है, फिर आपको पता है माइक्रोवीड भी आ जाती है। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो 5 mm से छोटी होती है, और माइक्रोवीड जो है वो 1 mm से छोटी होती है, और तो और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ओके, अब जितनी माइन्यूट होगी उतनी ही ज़्यादा ख़राब होगी चीज़। ओके, जैसे PM10 है,
और PM 2.5 है। तो 2.5 जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो और ज़्यादा हानिकारक होंगे क्योंकि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आसानी से घुस सकते हैं। ओके, तो ऐसा ही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। माइक्रो प्लास्टिक की बात की जा रही है, तो मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें हैं, बाकी आपको इसमें नहीं पढ़ना। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। बेसिकली क्या है कि जो आपका मेडिकल वेस्ट है उसका पूरी तरीके से, जिसको आप मेडिकल वेस्ट यहाँ पर कहते हैं, जो कि कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी भारी मात्रा में जनरेट हुआ, उसके डिस्पोजल के लिए अलग अलग रूल्स यहाँ पर जो है वो लागू किए गए हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कि भाई किस तरीके से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल होना चाहिए। लेकिन अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लैंड फिल्स में इसको यहाँ पर डाल दिया जा रहा है। और आप समझिए कि जब लैंड फिल्स के अंदर ये डाला जाएगा तो इसमें जो मेटल्स प्रेजेंट होती हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, उनका एक्सपोजर होगा एनवायरनमेंट में, और साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, और वो ग्राउंड लीचिंग के जरिए वाटर बॉडीज़ में भी पहुंचेगा और एग्रीकल्चर फसलों में भी पहुंचेगा, जिससे वो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा फूड चैन में घुसेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, अल्टीमेटली बाय द फूड चैन। तो इसीलिए आपका जो मेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। सरकार ने 4 तरीके के बॉक्सेस भी तैयार किए हैं, येलो बॉक्स, वाइट बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, कि किस में किस तरीके का वेस्ट जाएगा। अगर मेडिकल वेस्ट के अंदर प्लास्टिक है तो वो एक सर्टेन कलर के बॉक्स में जाएगी। अगर वो स्टील की बनी हुई चीज़ें जैसे सिरिंज वगैरह है, वो सब चीज़ें अलग बॉक्स में जाएंगी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखें। लैंडफिल्स ये पाइल अप होते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेट पैसिफिक जो गार्बेज पैच है वो भी आपका इस तरीके का ही है। ओके, कितना भारी मात्रा में वहाँ पर कूड़ा है। तो कुल मिला के आपको जो मेडिकल प्लास्टिक वेस्ट है या फिर मेडिकल वेस्ट है उसको रिसाइकिल की तरफ ध्यान देना होगा, और ये आर्टिकल भी एसोसिएटेड है सर्कुलर इकोनॉमी से। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी अभी अभी लागू किए गए थे, मैंने आपको उनको पढ़ाया था। यहाँ पर मैंने कार्ड लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आर्टिकल आपको बताता है माइक्रो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स के बारे में। तो ये भी हम बात कर रहे हैं एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी की, बट ये डिफरेंट है। ओके, पोटेंशियल एंड चैलेंजेस हम इसके यहाँ पर देखेंगे, और ये काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करना शुरू करता हूँ, तो इस समय हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, साथ ही इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। अभी हम डिपेंड है पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल ड्राइव्ड पेट्रोलियम रिसोर्सेज पर, जो कि पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल जो आप यहाँ पर यूज़ करते हो, हम उन पर डिपेंडेंट है। लेकिन इन पर डिपेंडेंट हमें ज़्यादा देर नहीं रहना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अपना यहाँ पर प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर टर्म निकल करके आई बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल, ये बायोलॉजिकल मटेरियल और ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं। एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव है कि हम फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर सकें। बायोफ्यूल्स 3 जनरेशन में होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स अभी तक हमने यहाँ पर जो है वो तैयार किए हैं। और जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की, मतलब ये किस किस बेस पर इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो किस चीज़ से हम इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उस बेस पर। जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं तो इन्होंने कंट्रोवर्सी पकड़ी, हम फूड क्रॉप्स का यूज़ कर रहे थे बायोफ्यूल के जनरेशन के लिए। भाई फूड क्रॉप तो खाने के लिए यूज़ होगी, आप उसको फ्यूल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पर कि फूड वर्सेस फ्यूल, आप ये क्या कर रहे हो। फिर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स यहाँ पर हम लेकर के आए, और जो फीड स्टॉक था, मतलब फूड क्रॉप्स नहीं, फीड स्टॉक जो था, उससे हमने फ्यूल बनाने की कोशिश की। और इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनकी जो एप्लीकेबिलिटी थी, मतलब फीड स्टॉक जो होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं होती कि फूड क्रॉप जितना उनमें पोटेंशियल हो। देखिए फूड क्रॉप क्या है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आपकी जो ये है आपके फीड स्टॉक्स हैं, ये एक बार को चल जाएंगे, आप इनको यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। तो ये चीज़ देखने के मिली। एप्लीकेबिलिटी इज ऑल्सो लिमिटेड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसिंग स्टेप्स। अब इस सेकंड जनरेशन के द्वारा जो हम फीड स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं बायोफ्यूल्स में, उसमें आपको भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, साथ ही साथ आपको रीजनरेशन साइकिल्स भी उसकी लंबी होती हैं, और जो आपकी ऑयल यील्ड है, जो भी आपको बायोफ्यूल यहाँ पर मिलेगा वो भी कम जनरेट होगा। सेकंड जनरेशन की ये प्रॉब्लम्स थी। फिर आया आपका थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, और इसी को हम कहते हैं माइक्रो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, जिसके ऊपर हमारा आर्टिकल है। इसमें हमें पोटेंशियल देखने के लिए मिला, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हमें। और ये चीज़ें देखने की मिली कि जो माइक्रो एल्गी है वो सिग्निफिकेंटली हाइयर ग्रोथ रेट होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट। माइक्रो एल्गी बेसिकली आप देखें तो जो मेराइन इकोसिस्टम है वहाँ पर उगाई जाती है, इनके अंदर ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट, और तो और ये बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ भी यहाँ पर होती है।
इनके अंदर जो है वो इन एडिशन टू ऑयल विच कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, माइक्रो एल्गी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि हम बायोफ्यूल की अदर जो फॉर्म है लाइक बायोइथेनॉल है, बायोगैस है, हम उनको भी बना सकते हैं। ओके, मोरोवर बात करें कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो फीड स्टॉक्स थे, माइक्रो एल्गी नॉन एरेबल लैंड पर उगाई जा सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरेबल लैंड क्या है कि फूड क्रॉप्स के लिए यहाँ पर यूज़ होगी, तो नॉन एरेबल लैंड जहाँ पर खेती नहीं हो सकती या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, वहाँ पर हम माइक्रो एल्गी को उगा सकते हैं। ओके, तो माइक्रो एल्गी जो है वो आपका इस तरीके से काम में आएगा। माइक्रो एल्गी कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सी वाटर का यूज़ करके या फिर वेस्ट वाटर का यूज़ करके भी आप यहाँ पर उगा सकते हो इंस्टीड ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रेश वाटर की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, तो आप सी वाटर और वेस्ट वाटर का यूज़ करके भी उगा सकते हो। अब बात करते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे। सम मेजर इश्यूज प्रिवेलेंटेड विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप कुछ हद तक प्रोडक्शन कर सकते हो, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर सकते हो, बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो बहुत सारे इश्यूज सामने आ जाएंगे। जैसे पहला इशू यहाँ पर दिखेगा इकोनॉमिक इनफीजिबिलिटी। ओके, माइक्रो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल अगर आपको तैयार करना है तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। लाइक पहले तो आपको उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा एल्गी का, फिर हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, प्री ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन, फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल आपको चाहिए, हाई कैपिटल चाहिए, और साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है माइक्रो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल के कमर्शलाइजेशन के लिए। दूसरा एक और चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है कि इसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पर डाटा भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, बट नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में क्या है कि वाटर वैसे ही कम है, जो ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर स्केर्सिटी पहले से ही है, आप वहाँ पर माइक्रो एल्गी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो। दिस इशू कुड बी एलिवेटेड बाई एम्प्लॉइंग मरीन माइक्रो एल्गी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन सी वाटर। तो हमें ऐसी जो माइक्रो एल्गी उगानी पड़ेंगी जो कि सी वाटर में हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वाटर है वो हमारे पास काफ़ी भारी मात्रा में है, और माइक्रो एल्गी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। ओके, ये चीज़ है। लेकिन एक दिक्कत और भी है, सी वाटर में तो आपने उगा लिया जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी बताया। लेट मी यूज़ पेन। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर को आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, आप या तो वेस्ट वाटर का यूज़ करो या फिर सी वाटर का यूज़ करो। तो आपने सी वाटर का तो यूज़ किया, क्या हम वेस्ट वाटर का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी दिक्कत है। वेस्ट वाटर में अलग अलग तरीके के आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनहेबिटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं या फिर प्रीडेटरी स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि बायोमास के अंदर यहाँ पर घुस सकती हैं और ऑयल यील्ड को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ओके, प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं वेस्ट वाटर का, अगर ऐसी दिक्कत है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि एक अनदर लेयर ऑफ मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगी, एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि बहुत सारी चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं। लेबोरेटरी स्केल कल्टीवेशन आप देख सकते हो कि किस तरीके से होता है माइक्रो एल्गी का, और तो इस तरीके से आप बताइए एक एक बॉटल में आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो कितना आप प्रोडक्शन कर पाओगे? स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर पाओगे, लेकिन लार्ज स्केल के लिए आपको सी वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ये प्रोसेस है किस तरीके से माइक्रो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल यहाँ पर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले कल्टीवेशन होगी, हार्वेस्टिंग होगी, ड्राइंग, प्री ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन, और फिर कन्वर्जन टू बायोफ्यूल होगा। तो हर एक स्टेप पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है, और यही दिक्कत है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ नेट एनर्जी रेशियो। नेट एनर्जी रेशियो का मतलब है कि आपका आउटपुट बटे इनपुट, आपने कितनी एनर्जी उसको बनाने में वेस्ट कर दी, प्लस देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आउटपुट, मतलब आपको जब आप प्रोडक्शन कर लोगे बायोफ्यूल का तब आपको कितनी एनर्जी उससे मिलेगी, बटे इनपुट। इनपुट का मतलब है कि आपने उसको बनाने में कितनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट कर दी। तो ये जो रेशियो है आपको पता होगा कि हर एक जो हम काम कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए ये रेशियो एक से ज़्यादा होना चाहिए, वरना आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा तो हो गई, क्योंकि आपको कम एनर्जी यूज़ करनी है बनाने में और आपको ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, तभी तो कुछ फ़ायदा होगा, वरना क्या फ़ायदा होगा। तो ये दिक्कत ये है। हाउएवर अ मेजर कंसर्न इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एल्गी इज दैट कि एम्प्लॉयड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जनरली रिजल्टेड इन लोअर नेट एनर्जी रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये एक से हमें कम मिल रहा है अभी माइक्रो एल्गी बेस्ड एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए, और हमें इसको बढ़ा करके एक से ज़्यादा करना है। ये पॉइंट भी याद रखना कि एक से कम मिल रहा है और अभी हमें इसको एक से ज़्यादा करना है। जब हम इसको एक से ज़्यादा कर लेंगे तब हमारी ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल मानी जाएगी। ओके तो कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी लेकर के आनी है, साथ ही जो सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ हैं उनको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है, और साथ ही साथ माइक्रो एल्गी जो बायोफ्यूल है उसके प्रोडक्शन को भी यहाँ पर बढ़ाना है। सिंपल सी बात है। ओके,
तो ये सारे इश्यूज़ जो मेजर चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर एक बार इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो गया तो। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और ये आर्टिकल आपको बताता है कि व्हाट इज़ डायटम। डायटम के बारे में यूपीएससी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा, और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि डायटम्स आर यूकेरियोटिक। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ यूकेरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब इनके अंदर एक सेल होती है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि जो अपना जो फूड है वो खुद यहाँ पर बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना है कि डायटम्स जो हैं वो एल्गी होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एल्गी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं इन द मैरीन इकोसिस्टम। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे जो हैं वो यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। सूरज की जो प्रकाश है आपका, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के इधर आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वगैरह रिलीज़ करते हैं। उसी तरीके से आपका जो है डायटम्स है। डायटम्स एक तरीके की एल्गी हैं जो कि मरीन इकोसिस्टम के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। मरीन इकोसिस्टम के अंदर और भी ऐसे एलिमेंट होते हैं लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर आपके कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। कुछ और भी हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं इन द मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ओके, इनकी रेंज भी काफ़ी होती है, मतलब छोटे से लेकर के बड़े 2 माइक्रोमीटर से लेकर के आपके 500 माइक्रोमीटर तक यहाँ पर होते हैं। डाइवर्सिटी रिच होती है, आपको पता है कि हर एक छोटी चीज़ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटम्स आर प्राइमरली डिक्टेटेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ओके, तो बेसिकली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं। द साइको केमिकल कंपोजिशन इन द सेडिमेंट एंड वाटर। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, और मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर या मेरीन हैबिटेट में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अराउंड द वर्ल्ड लगभग 2 लाख के करीब इनकी जो अलग अलग तरीके की टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सा पाए जाते हैं। और इंडिया में भी आप देखें तो लगभग 14,000 के करीब फ्रेश वाटर और मेरीन एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आपको जो डायटम है उसके टैक्सास देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का मेजर सोर्स है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि CO2 वातावरण से लेंगे, पानी जो है वो आपका जड़ों के जरिए नीचे से जाएगा, दूसरा सूर्य का प्रकाश आएगा, इधर में आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज़ होना कहा जाता है कि ऑक्सीजन वातावरण में जा रही है, इसलिए दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, साथ ही साथ एंड अ की प्लेयर इन ऑर्गेनिक कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ। पेड़ क्या काम करते हैं? पेड़ भी तो यही काम करते हैं कार्बन फिक्सेशन का। तो सेम काम जो है वो आपका मरीन इकोसिस्टम के अंदर एल्गी करती है, और उस एल्गी का ही एक पार्ट है डायटम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। ऑल्दो सम स्पीसीज़ आर वाइडली फाउंड, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी, लेकिन सीज़न और लोकेशन के हिसाब से कुछ स्पीसीज़ स्पेसिफिक भी हो जाती हैं। ओके, इनको बायोटिक इंडिसीज़ कहा जाता है। ठीक है, बायोटिक इंडिसीज़ का मतलब क्या है कि ये एज अ इंडिकेटर स्पीसीज़ यहाँ पर वर्क करती हैं। अगर कहीं पर ये पाई जाती हैं तो वहाँ का जो वाटर की क्वालिटी है वो अच्छी होगी, एंड हेल्दी ऑफ फ्लोरा एंड फोना एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि बायो इंडिसीज़ के रूप में यहाँ पर वर्क करता है, बायो इंडिकेटर के रूप में यहाँ पर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से पता होने चाहिए डायटम के बारे में। दूसरी चीज़, अब इसकी यूजेस की तरफ अगर हम आगे बढ़ें कि इसके प्रयोग क्या होते हैं। देखिए, ये एक एल्गी है और फोटोसिंथेसिस कर रही है, मैराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाई जाती है अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो बेसिकली जो ब्रॉड यूज़ है वो किया जाता है इन द डायटम एनालिसिस, और इसका जो यूज़ है वो फोरेंसिक साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फोरेंसिक साइंस के अंदर इसका क्या यूज़ है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई ह्यूमन बॉडी है, वो किसी वाटर बॉडी के अंदर हमें मिली। ठीक है, तो हमें ये पता करना होता है कि इसकी जो डेथ है वो ड्रोनिंग की वजह से हुई है, मतलब डूबने की वजह से हुई है, या फिर इसने जो है किसी मतलब इसकी डेथ बाहर हुई है और ये फिर बाद में इसको जो पानी है उसके अंदर यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ मर्डर और सुसाइड। ओके, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करने के लिए हम डायटम एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे एक जिंदा पर्सन है, वो पानी में कूद गया। ठीक है, मतलब क्या है कि वो
चिल्ला रहा है कि मैं डूबने वाला हूँ, मुझे बचाओ। मान लीजिए कि उसका वो जो है वो डूबने से मरने वाला है, ओके। तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डायटम्स जो हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि वो वाटर के अंदर अभी जीवित है, पानी के अंदर जीवित है, सांस वगैरह लेगा तो डायटम उसके शरीर के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो डायटम्स हैं वो डिसेमिनेट हो जाएंगे इन ब्रेन, स्प्लीन, लीवर एंड बोन्स। और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके शरीर में डायटम है। क्यों है? क्योंकि उसने पानी के अंदर सांस ली, इसका मतलब वो डूबने से मरा है। दूसरी चीज़, अगर आपने उसको बाहर मारा, मतलब मर्डर हुआ उसका, और बाद में उसकी बॉडी को जो है वो पानी के अंदर फेंक दिया गया, तो पानी के अंदर उसने सांस तो ली नहीं, सांस नहीं ली तो डायटम उसके शरीर के अंदर गए नहीं, तो नो रेस्पिरेशन, तो नो डायटम, उसके शरीर की डायटम नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ड्रोनिंग इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि बाहर मार के अंदर फेंका गया है या फिर वो डूबने की वजह से मरा है। इस तरीके से आपका ये पता यहाँ पर किया जाता है। तो बॉडी के अंदर डायटम की अगर प्रेजेंस है तो आप समझ लीजिए कि वो जो है वो डूबने की वजह से मरा है, और अदरवाइज़ उसको पहले बाहर मारा गया और बाद में उसको बॉडी को अंदर फेंका गया। इस तरीके से आपको ये पता लगता है। लाइक इन द केस ऑफ हरियाणा, आपको पता चलेगा कि 23 ओल्ड लेडी जो है उसको एक कुएं से निकाला गया, एक वेल से निकाला गया, और उसकी बॉडी पर कोई भी साइन नहीं थे। लड़की के जो फादर थे वो कह रहे थे कि ये मर्डर है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उसके स्प्लीन में, फीमर में, ईटीसी में डायटम यहाँ पर हैं। डायटम अगर हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी जो मौत है वो डूबने की वजह से हुई है, कोई मर्डर का सस्पेक्ट यहाँ पर नहीं सामने आया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डायटम के और भी रोल यहाँ पर हैं इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मैंने बताया एनवायरमेंटली और कमर्शियली भी इसके यूज़ काफ़ी सारे हैं, ओके। पोस्टमार्टम के दौरान ड्रोनिंग, मतलब डूबने से मौत हुई है नहीं हुई है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। हेल्प इन लोकेटिंग ट्रेसिंग द क्राइम सीन, क्राइम सीन को भी लोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी कहीं और पर मिली है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में, और उसके शरीर के अंदर डायटम है, इसका मतलब यह है कि जो आपका मेरीन इकोसिस्टम है वो उसके अंदर से ही निकल करके आई, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ आ सकती है। जियोग्राफिकल लोकेशन आप इससे ढूंढ सकते हैं। मैंने बताया बायोटिक इंडिकेटर है, तो एनवायरमेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पानी की शुद्धता को यहाँ पर दिखाने का काम करता है। यूज इन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन में यूज़ होता है, आप देख सकते हो इसकी इमेज। तो एक तरीके से ये आपको ऑर्नामेंट टाइप की चीज़ें ही यहाँ पर नजर आएंगी। वाइडली यूज इन मिनरल फिल्टर्स, इंसुलेटर्स इन द इंडस्ट्री, कमर्शियली यूज़ यहाँ पर इसका है। एक मेजर सोर्स है, ऑक्सीजन वातावरण में जाती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो कार्बन फिक्सेशन का वर्क करता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड डायटोमाइट जो है वो नॉन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड है, तो इसको एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किया जा सकता है। और तो और जो डायनामाइट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी इसको एज अ कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये सब आपका डायटम्स के बारे में यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आ जाते हैं अपनी कुछ और छोटी न्यूज़ की तरफ। जैसे आप देखेंगे कि नैनो स्नीफर यहाँ पर तैयार किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अभी अभी नैनो स्नीफर्स न्यूज़ में थे, ये क्या है। नैनो स्निफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये डेवलप की गई हैं, पहली बात तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, और ये आप याद रखना कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। क्या है ये है एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, मतलब कहाँ पर एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं उसको ट्रेस करेगा ये। 100% मेड इन इंडिया है। इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी पर इंडिया में ही हुई है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हुई है। कैन डिटेक्ट एक्सप्लोजिव इन लेस देन 10 सेकेंड, 10 सेकंड से कम में ये इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। ऑल क्लास ऑफ मिलिट्री, कन्वेंशनल और होम मेड एक्सप्लोजिव, उन तीनों चीज़ों को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ विजिबल है एंड ऑडेबल अलर्ट भी दे सकता है विद सनलाइट रेडेबल कलर डिस्प्ले। तो कलर डिस्प्ले के बेस पर जो आपकी विजिबल और ऑडिबल अलर्ट भी यहाँ पर देने का काम कर सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद अपने एक और खूबसूरत आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिकली है आपका स्ट्रोमेटोलाइट्स के ऊपर, अर्लीस्ट नॉन लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो लाइफ के ऊपर अगर आप देखें, अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म दिख जाएगी आपको, जिनको कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। अब ये आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, ये चट्टानों के रूप में है। तो इनको लाइफ फॉर्म्स के रूप में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके फॉर्मेशन में जो मेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया का। और साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो चीज़ फोटोसिंथेसिस करती है वो लाइफ फॉर्म की कंडीशंस को दिखाती है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देखिए तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि लेयर्स आपको दिख रही हैं। जैसे इसके अंदर देखिए, इस तरीके के लेयर्स आपको लगातार दिख रही हैं। तो ये लेयर्स क्या हैं? ये लेयर्स कुछ भी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से इकट्ठी हुई हैं, जिस तरीके से आपका ये जो क्रिएशन है वो हुआ है, और इसी को कहा जा रहा है कि अर्लीस्ट नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे अर्थ आपको पता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी यहाँ पर है,
और जब हम स्ट्रोमेटोलाइट्स की चट्टानों को यहाँ पर देखते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हुआ, ह्यूमंस किस तरीके से आए, एनिमल्स किस तरीके से आए, प्लांट किस तरीके से यहाँ पर आने शुरू हुए। ओके, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि क्या होता है। इसके अंदर हम जो बेसिकली आपके ग्रीन जो एल्गीज हैं या फिर आपके प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट्स की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं और मैराइन इकोसिस्टम में एल्गी की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो वातावरण से CO2 को यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर तो लाइफ फॉर्म की कंडीशंस यहाँ पर तैयार होंगी, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आपको पता है ऑक्सीजन जरूरी है। ओके, तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपके इसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स है और ये यहाँ पर ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ओके, तो ये स्टोनी स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये जो स्टोनी स्ट्रक्चर जैसा कि इमेज में देखे अभी, जो कि साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज से यहाँ पर ओरिजिनेट हुए, इनको स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ओके, ये एंशिएंट फॉसिल हैं और ये दिखाते हैं कि हमारे प्लेनेट पर पहले जीवन किस तरीके का हुआ करता था। दो वर्ड से मिलकर के बनाए, एक है स्ट्रोमा जिसका मतलब है मैट्रेस और दूसरा मतलब है लिथोस जिसका मतलब है रॉक। और ये इमेज में भी आप साफ साफ देख सकते थे कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय थिन अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट लेयर्स। तो डार्क एंड लाइट लेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ सफ़ेद पट्टियाँ कुछ काली पट्टियाँ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी और डोम शेप में यहाँ पर बेसिकली रहते हैं। तो डिपॉजिट्स ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स आर फॉर्म्ड एज अ कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्रीड ऑन द सरफेस ऑफ सेडिमेंट लेयर प्रेजेंट इनसाइड द शैलो वाटर। तो जो शैलो वाटर था जो कि अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको एक्सपोज होनी शुरू हुई है। ओके, तो सेडिमेंट लेयर्स यहाँ पर थी, उसके ऊपर साइनोबैक्टीरियाज की कॉलोनी यहाँ पर बनी और उन कॉलोनीज़ के जमाव से प्लस कुछ सेडिमेंट पार्टिकल्स, उन सभी के जमाव से ये सारी लेयर्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। एक के बाद एक लेयर क्रिएट हुई है, जितनी अंदर तक जाएंगे उतनी पुरानी लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगी और उसी से आप पता लगा सकते हो कि कितना पुराना लाइफ फॉर्म यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। स्ट्रोमेटोलाइट्स डिपॉजिट्स पंप अप द ऑक्सीजन कंटेंट, जब वाटर बॉडीज़ में पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाते हैं द ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर। तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं और जैसे ही आपका सैचुरेशन एक हद से ज़्यादा हुआ ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये अर्थ के इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये भी कहा जाता है कि 20% ऑफ ऑक्सीजन जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। स्ट्रोमेटोलाइट्स फ्लोरिश इन द हाइपर सेलाइन वाटर कंडीशंस, तो इनके सर्वाइवल के लिए हाइपर सेलाइन वाटर कंडीशंस यहाँ पर ज़रूरी होती हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर डबल द सैलिनिटी देन द नॉर्मल सी वाटर, नॉर्मल सी वाटर से दुगनी सैलिनिटी इनको यहाँ पर चाहिए होती है। Thus, a few salty lagoons or bays on Earth are only place where stromatolites are found। याद रखना भाई, हाइपर सेलाइन वाटर कंडीशंस चाहिए, हर जगह नहीं पाई जाती, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर पाई जाएंगी। लाइक आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा, ये चीज़ देखने के मिल जाएगी कि ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स अबाउट 3.5 बिलियन पुराने हमें देखने के लिए मिले हैं नियर मार्बल बार इन पिलबारा रीजन। ओके, तो लेक थेटिस जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर है वो एक सेलाइन लेक है। ओके, और इसी वजह से वहाँ पर स्ट्रोमेटोलाइट्स की जो चट्टानें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। वेरियस और फॉर्म्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक हेमेलिन पूल है इन द शार्क वे बहामास, इन सब जगहों पर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये ज़रूरी है, it is necessary to preserve and protect these ancient microbial reefs as they may get damaged by certain climatic changes such as extreme temperature conditions in the marine environment, rising sea level, overflow caused by floods, ocean acidification etc। तो बहुत सारे चेंजेस वातावरण में हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं, इनके कारण ये चट्टानें कहीं ख़त्म ना हो जाएं, इनको हमें रोकना है। ओके, और साथ ही साथ ह्यूमन के डिस्टर्बेंस से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमें यहाँ पर रोकना है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना था कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी मैगज़ीन का लास्ट पेज है, ये जून की मैगज़ीन थी और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ से देखने के लिए मिले। तो हालांकि समय निकल चुका है लेकिन फिर भी ये चीज़ें काम की हो जाती हैं। ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।